Hello, good morning, all of you. Come back to our online classes. I study Adventure of Marco Polo, chapter number 3. Today I study rest part of Adventure of Marco Polo. As you know कि मार्को पोलो इटालियन ट्रैवलर जो था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. Now we continue. In 1219, 15 years after coming to Peking, Marco Polo asked the emperor's permissions to go back home, but Kublai Khan refused to let him go. A lucky chance, however, helped him. The marriage of princess of Kublai's family had been arranged with his grand-nephew Arghun. The victory of Persia, Arghun had sent some of his Persian nobles to arrange the matter and to bring the bride, the lady Cochin, to Persia for the marriage. The noblemen who were to accompany the bride were afraid to the dangers and risks of the journey and wanted to take some trusted and experienced travelers with them as guides. So they requested Kublai Khan to allow the Polos to go with their party. Kublai Khan had to agree, but he made Marco Polo promise that he would come back to him after the journey. Now, आप हिंदी समझे इसका. 1290 में पेकिंग मार्को पोलो के आने के 15 साल बाद सम्राट ने घर वापस जाने की अनुमति मांगी, लेकिन कुबलाई खान ने उन्हें जाने से मना कर दिया. सम्राट कौन था? जो वो बना था, कहाँ का गवर्नर बना था? मार्को बना था गवर्नर, उसके बारे में कह रहा है सम्राट. ओके, तो सम्राट ने अनुमति मांगी मार्को पोलो ने घर वापस जाने की, लेकिन कुबलाई खान ने उन्हें जाने से मना कर दिया. यह इतना अच्छा भाग्यशाली मौका उसे मिला था कि उनकी वो मदद कर सके. कुबलाई खान की फारस के सागर में जाना जाता है और गोबी डेजर्ट में कुबलाई के परिवार की एक राजकुमारी की शादी उसके पोते भतीजे अर्घुन फारस के वायसराय के साथ तय की गई थी. अर्घुन ने अपने फारसी रईसों में से कुछ को इस मामले की व्यवस्था करने के लिए और दुल्हन लेडी कोकचिन को शादी के लिए फारस लाने के लिए भेजा था. ठीक है, लेकिन उन्हें रईस थे उनको दुल्हन के साथ आने में यात्रा में जो जोखिम होती है, खतरे होती हैं, उनका सामना करना पड़ता, इसलिए वे डर रहे थे. रईस जो थे वो डर रहे थे, तो कुछ विश्वसनीय और अनुभवी यात्रियों को अपने साथ गाइड के रूप में ले जाना चाहते थे. इसलिए उन्होंने कुबलाई खान को अनुरोध किया, विनती किया कि वो पोलो को अपनी पार्टी के साथ जाने की अनुमति दे. Now, the party decided to travel by sea, but troubles begins soon after the journey started. Wind carried the ships to Indochina and then to Sumatra. They were delayed there for many months. After months of sailing, they reached Ceylon and touched India and East Africa before they reached Persia. The princess arrived safe and sound, but two of the three Persian nobles who had started with her died on the way. What was worse, Arghun himself died sometimes before the
party reached Persia. Shortly afterwards, a news came the Kublai Khan was also dead. There was now no need for Marco Polo to go back to Peking as he had promised. Marco and his uncle had grown very rich. They returned to Venice where they arrived in 1295. They had been away on their journey for 24 years. The lad of 17 who had left come in 1271 was 41 when he returned. जब वो घर वापस लौटने की उम्र में आए, जब वो लौटने वाले थे तो उनकी उम्र क्या हो गई थी? मार्को पोलो की 41। तो हम लोग दुल्हन के साथ रईस जो थे वो यात्रा कर रहे थे, ठीक है। वे यात्रा के खतरों से जोखिम से डरते थे, इसलिए उन्होंने कुबलाई खान को कहा कि वो अपने पोलो को यहाँ भेजे ताकि वो एक अच्छा गाइड के रूप में वो उसको ले जाए। वहाँ से अनुरोध किया था तो उन्होंने कुबलाई खान ने उसको अनुमति दे दी थी कि पोलो जाएगा उसकी पार्टी के साथ। कुबलाई खान भी उसकी बात से सहमत था, रईस की बात से। तो उन्होंने वादा कर लिया कि मार्को पोलो से वादा किया कि जब तुम वहाँ से वापस उसको लेके आओगे ना, दुल्हन को और रईस को, तो मैं तुम्हें घर वापस जाने की अनुमति दूंगा। पार्टी ने समुद्र से यात्रा करने का फैसला किया, लेकिन पत्रिकाओं के शुरू होने के तुरंत बाद परेशानी शुरू हो गई थी। पवन के जहाज़ों को भारत, चीन और फिर सुमात्रा तक पहुंचाया गया। उन्होंने वहां कई महीने तक देरी की। महीने के नौकायान के बाद वे फारस पहुंचने से पहले सिलोन को भारत और पूर्वी अफ्रीका तक छूते थे। राजकुमारी सुरक्षित और स्वस्थ पहुंची, लेकिन 3 में से 2 फारसी महानुभाव जो थे, जिन्होंने ए से शुरुआत की थी, रास्ते में ही मर गए। कितना बुरा हुआ! फारस के पहुंचने से कुछ समय पहले अर्जुन ने खुद ही दम तोड़ दिया। अब फारस पहुंचने से पहले अर्जुन ने भी दम तोड़ दिया, यानी अर्जुन भी मर गया। कुछ समय के बाद एक खबर आई कि कुबलाई खान भी मर गया। अब कुबलाई खान भी मर गया। अब मार्को पोलो को पेकिंग वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो वादा किया था ना कि जब वो उधर से वो दुल्हन को, रईस को लेकर आएंगे और वो अपने घर वापस लौटने का वादा किया था। कुबलाई खान वादा कर चुका था। मार्को, उनके पिता और उनके चाचा जो बहुत ही अमीर हो चुके थे, मार्को के साथ उनके पिता और उनके चाचा भी गए थे ना यात्रा पे, तो वे लोग बहुत अमीर हो गए थे बहुत अमीर हो गए थे और उन्हें अब कोई आवश्यकता नहीं था पैसे की। मार्को उनके पिता और उनके चाचा के साथ वेनिस लौट आए, जहां वे 1295 ईस्वी में पहुंचे। वे 24 वर्ष से अपनी यात्रा पर थे। 1271 में जो वो 24 साल से वो अपनी यात्रा में थे। अब वो कितने साल के हो गए थे? 17 साल से उन्होंने यात्रा शुरू की, 24 साल से अपनी यात्रा पर थे। अब पोलो कितने साल के हो गए थे? 41 ईयर्स का। जो 17 साल का बालक था, वो लड़का था, जो हो गया 41 साल का जब वो वापस लौटा। लेकिन जैसे ही वो अपने देश वापस लौटा, कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था, क्योंकि बहुत लंबा टाइम है 17 साल और 41 ईयर्स में। तो उन्होंने क्या किया, अपने सभी रिश्तेदारों को एक रात खाने पे बुलाया, अपने घर पर आमंत्रित किया। उनके चाचा, उनके पापा और मार्को पोलो ने। ठीक, जब मेहमान सभी उपस्थित हुए तो पोलो ने अब पोलो को तो साबित करना था कि हम ही पोलो हैं। अब वो सब तो पहचान नहीं रहे थे। इतने साल वापस लौटने के बाद भला कोई किसे पहचान सकता है? नहीं ना। तो पोलो ने अपनी कीमती पत्थरों के गहने फाड़ दिए और मेहमानों के आंखों के सामने कपड़ों के अस्तर में से गहने गिरने लगे। तब उन्होंने अपनी यात्रा के चमत्कारों पर विश्वास किया और घर वापस आने
पर उनका स्वागत किया। लेकिन मार्को पोलो के कारनामे अभी खत्म नहीं हुए, उन्हें बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ा। He had to face many more years of hardship. उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। War broke out between Venice and Genoa. Marco Polo, who was sailing one of his trading ships, was taken prisoner. He remained in prison for 3 years. But he did not waste his time. He called for the notes made on his journey and dictated a book to a fellow prisoner. When peace was made after 3 years, he was allowed to go home. Marco Polo's book becomes very famous. He had written not so much about his own adventures as about things, places, and people he had seen among other places, and he had written about Japan. No one in Europe had ever heard to Japan before. No one even knew that it existed. Among other places, he had written about Japan. No one in Europe had ever heard to Japan before. No one even knew that it existed. Marco Polo is supposed to have been the first European to have traveled right across Asia. People in Europe had very little knowledge of the East in those days. People in Europe had very little knowledge of the East in those days. They found it hard to believe much of what Marco Polo had written for centuries. It was thought that the book was a collection of lies. It was only in the 19th century that the facts were verified by travelers and scholars and found to be true. There were, of course, certain things which Marco had only heard. These were not always correct. Marco's books fired people's fancy. Men who were fond of adventure began to dream of going out of India and China and making their fortunes. Now we continue in Hindi. यह वेनिस और जोनोया के बीच वहाँ पे युद्ध छिड़ गया। मार्को पोलो, जो अपने व्यापारिक जहाज़ों में से एक को नौकायान कर रहा था, कैदी बना लिया गया। वह 3 साल तक जेल में रहा। कौन? मार्को पोलो। लेकिन उसने अपने समय बर्बाद नहीं किया। वो हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता था मार्को पोलो। उन्होंने अपनी यात्रा में किए गए नोटों को आवाहन किया और एक साथी कैदी को एक किताब लिखी। अपने जो भी यात्रा में वो किया था सभी का एक नोट बना के रखा हुआ था और उसने एक अपने कैदी जो साथी था उसके साथ मिलकर एक किताब लिखी। जब 3 साल बाद शांति बनी तो उन्हें घर जाने की अनुमति दी गई। मार्को पोलो की पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने अपने स्वयं के कारनामों के बारे में इतना ही नहीं लिखा जितना कि चीज़ों, स्थानों और लोगों को देखा था, उतना तो नहीं लिख पाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया। अन्य स्थानों के और लोगों को देखा था। अन्य स्थानों के अलावा उन्होंने जापान के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी। यूरोप में किसी ने पहले कभी जापान के बारे में नहीं सुना था। किसी को भी यह पता भी नहीं था कि जापान का कोई अस्तित्व भी है। माना जाता है कि मार्को पोलो क्या एशिया में सही यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। समझे? पहले यूरोपीय थे वो। यूरोप के लोगों को उन दिनों पूर्व का बहुत कम ज्ञान था।
मार्को पोलो ने जो लिखा था उसमें से अधिकांश पर विश्वास करना उन्हें कठिन लगा। सदियों से यह माना जाता था कि पुस्तक झूठ का एक संग्रह थी। यह केवल 19वीं शताब्दी में था। तथ्यों को यात्रियों और विद्वानों द्वारा सत्यापित किया गया था और यह सच पाया गया कि बेशक कुछ चीज़ें जो मार्को ने ही सुनी थी वे हमेशा सही नहीं थे। ये हमेशा सही नहीं थे। मार्को की किताब ने लोगों के फैंस को निकाल दिया, जो लोग रोमांच के शौकीन थे, और वे भारत और चीन जाने और अपनी किस्मत बनाने के सपने देखने लगे। इस तरह करके हमारी कहानी का द एंड हुआ स्टोरी का। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।